आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। अगर अंग्रेजी में देखें तो अणुसंख्य गुणधर्म को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान की गणना। तो अब देखिए, इसको देखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, अणुसंख्य गुणधर्म यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो भी पदार्थ लिया जाएगा उसके गुणों में परिवर्तन या उनके गुणों का निर्धारण अणुओं की संख्या पर आधारित होगा। ध्यान दीजिए, उसके गुणों का निर्धारण अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं। तो कह रहा है खंड 1.4.3 में हमने जाना कि जब एक अवाष्पशील विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घटता है। पीछे हमने पढ़ा है कि जब एक अवाष्पशील विलेय जो वाष्पशील ना हो वो सॉल्यूट यानी विलेय जब विलायक में डाला जाता है यानी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो क्या होता है, विलेय में विलायक मिलाया जाएगा तो विलेय धन विलायक बराबर विलयन होता है। तो जो विलयन बनेगा तो उसका वाष्प दाब घटता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने देखा इसलिए कि जो पहले केवल विलायक था तो विलायक के ऊपर की जो सतह थी तो केवल विलायक के अणु थे या परमाणु थे, जैसे भी बना हो। तो विलायक के जो अणु थे तो उनको सतह पर ज्यादा अणु थे, तो जब उनके वाष्प बनती थी तो सतह में ज्यादा अणु है तो ज्यादा वाष्प बनती थी। अब क्या हुआ, जब विलेय मिला दिया गया तो विलायक के साथ साथ विलेय के भी अणु सतह में आ गए। अब सतह में विलायक के अणुओं की संख्या कम हो गई। अब विलेय तो अवाष्पशील है, तो जो सतह से उड़ने वाले अणुओं की संख्या थी, जो भाप बना रहे थे, वाष्प बना रहे थे, वो कम हो गए। क्योंकि विलेय कम तो नहीं हुए, संख्या तो उतनी है, लेकिन विलायक की जगह विलेय भी आ गए। तो विलेय तो अवाष्पशील है ना, उड़ ही नहीं रहा है, भाप बन ही नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है कि भाप कम बनेगी। जब भाप कम बनेगी तो अगर बंद बीकर है तो उसमें दाब भी भाप का कम होगा, इसीलिए विलयन का वाष्प दाब घटता है। विलयन के कुछ गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। विलयन के कुछ गुण ऐसे हैं जो वाष्प दाब के अवनमन यानी डिप्रेशन, कहने का मतलब ये है कि चूंकि वाष्प दाब घट रहा है, जैसी स्थिति हमने देखा है, तो उसमें क्या है कि वाष्प दाब का अवनमन मतलब घटना, डिप्रेशन, तो उससे संबंधित कुछ गुण हैं। तो उनमें से कौन कौन से नीचे लिखा है कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो विलायक है सॉल्वेंट, उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन यानी उसके बर्फ बनने का, जो बर्फ बनना भी घटेगा, अवनमन मीन्स घटना, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, उसका जो क्वथनांक है वो यानी उबलने का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, विलयन का परासरण दाब, और विलयन का जो परासरण दाब है उसका भी हम अध्ययन किस आधार पर करते हैं, वाष्प दाब के घटने के आधार पर। तब इसको अंग्रेजी में देखते हैं कि क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये पहला पॉइंट है। तो सॉल्वेंट मतलब जो विलयन है उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, लोअरिंग माने घटना, रिलेटिव मीन्स तुलनात्मक, पहले कितना था अब कितना है, तो तुलना की जा रही है, इसलिए आपेक्षिक शब्द लिखा है रिलेटिव। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी
हिमांक है, बर्फ बनने का जो अंक है यानी बर्फ बनने का जो तापमान है वो घट जाता है। किसका? सॉल्वेंट का। देखिए हर जगह सॉल्वेंट ही लिखा है, यहाँ भी आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में किसके? सॉल्वेंट के यानी विलायक के। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के हिमांक में अवनमन, यहाँ भी सॉल्वेंट है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जो विलायक है उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथन का मतलब उबलना, तो उबलने का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए विलयन है, बाकी सब जगह विलायक है, तो इन पॉइंटों को ध्यान देना। वाष्प विलयन का परासरण दाब, तो कह रहा है यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो हमने जो है आपको कितना डिटेल में बताया कि अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब ही है कि विलयन में कुछ गुण हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं। तो देखिए कह रहा है कि यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। तो विलेय के जो कण हैं उनकी संख्या और उनके अनुपात से संबंधित हैं, जो गुण उन्हीं को अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। अणुसंख्य को कोलिगेटिव लैटिन भाषा में, जिसमें को का अर्थ है एक साथ और लिगेर का अर्थ है आबंधित। तो निम्नलिखित खंडों में हम एक एक करके इन गुणों की विवेचना करेंगे। तो देखिए जो कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर है, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। तो कुल कणों की संख्या कितनी है और उसमें विलेय के कितने कण हैं, इस आधार पर जो भी गुण हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसको हम लोग अणुसंख्य गुण कहेंगे। अब देखिए अब एक एक का जो हमने पढ़ा है कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ विलायक यानी सॉल्वेंट, और विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब एलिवेशन बढ़ना और अवनमन का मतलब डिप्रेशन यानी घटना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलयन का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें सॉल्यूशन है। तो अब एक एक करके हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन है जबकि यहाँ पर डायरेक्ट हिमांक का अवनमन है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वथनांक का उन्नयन है और यहाँ पर आपेक्षिक शब्द यानी रिलेटिव शब्द केवल वाष्प दाब में ही है। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो यहां पर देखते हैं खंड 1.43 में हमने सीखा कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम क्यों है, हमने अभी आपको ऊपर बता दिया, क्योंकि जो ऊपर सतह होगी किसी बीकर में जब भरा जाएगा, तो विलायक जब अकेला था तो उसकी सतह पर केवल विलायक के कण थे, तो विलायक के ही पार्टिकल थे, तो वही उड़ रहे थे।
तो ज्यादा सतह पर विलायक के पार्टिकल थे तो ज्यादा भाप बन रहे थे, तो ज्यादा वाष्प दाब था। जब उसमें विलेय मिला दिया गया तो अब ऊपरी सतह पर विलायक और विलेय दोनों आ गए, तो विलायक के लिए जगह कम पड़ गई और विलेय वाष्पशील नहीं है, तो अब विलायक के कम कण है तो कम कण वाष्पशील होंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। कह रहा है राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अनुमान केवल विलेय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। तो ये किसने सिद्ध किया? राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया। खंड 1.4.3 में दिया गया है कि समीकरण 1.20 विलयन के वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश से संबंध स्थापित करता है। अर्थात हम लोगों ने पीछे पढ़ दिया है राउल्ट के नियम में, तो उसमें लिखा था कि P1 = x1 P1 0, यानी ये जब अकेला कोई पदार्थ हो तो उसका वाष्प दाब है। ये वाष्प दाब ये मोल अंश है और ये P1 हमारा आंशिक दाब है, तो इसको ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब एवं मोल अंश से संबंध स्थापित करता है। तो विलायक के वाष्प दाब में मोल अंश में क्या संबंध है? तो P1 = x1 P1 0, यानी विलायक का आंशिक दाब = विलायक के मोल अंश गुणे जब शुद्ध अवस्था में विलायक है तो उस समय कितना वाष्प दाब था। तो ये समीकरण बन गया। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विलायक के वाष्प दाब में अनुमान यानी डेल्टा P1 को निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो वाष्प दाब में अनुमान का मतलब कि कितना घट गया, तो घटने का कितना घटा नहीं, कितना परिवर्तन आ गया, मतलब वही बात कि कितना घट गया। तो जितना था पहले और बाद में जितना है तो उसका अंतर अगर निकाल लिया जाए तो कितना घट गया वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए अंतर को परिवर्तन को डेल्टा लिखा है। तो डेल्टा P1 = अब शुद्ध अवस्था में कितना है? P1 0 है, माइनस जब उसमें विलेय मिला दिया गया तब कितना है? P1, यानी आंशिक दाब है, इसका मतलब कि इसमें विलेय भी मिला हुआ है, यानी अब विलयन बन गया है तो विलयन में विलायक का आंशिक दाब। तो शुद्ध अवस्था में माइनस जब विलेय मिला दिया गया तब, तो P1 0 माइनस P1 हो गया, तो ये आ गया P1 0 माइनस P1 0 x1, क्योंकि P1 = P1 0 x1 है। ये रख दिया तो ये आ गया P1 0 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 - x1। यह ज्ञात है कि x2 = 1 - x1 है। हमने पीछे पढ़ा था कि किसी विलयन में मोल अंशों का योग 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन = 1। तो अगर इसमें दो ही भाग हैं, एक विलायक है एक विलेय है, तो दोनों भागों का योग कितना होगा? 1 होगा। तो अगर एक का निकालना है तो 1 में दूसरे का घटा दिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए P1 0 यहाँ पर x2 = 1 - x1 कर दिया। x2 निकालना है तो 1 में x1 का घटा दीजिए और x1 निकालना है तो 1 में x2 को घटा दीजिए। तो अतः समीकरण 1.23 निम्न प्रकार से बदल जाता है। तब समीकरण 1.23 इस प्रकार बदल जाता है, डेल्टा P1 = x2 P1 0। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही बात। अब देखिए, जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलेय होते हैं उसके वाष्प दाब का अनुमान भिन्न विलेयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए अभी तो हमने एक ही विलेय था, तब ऐसे कर दिया x1 ही है, ये x2 निकालना होता तो 1 - x1 किए हैं, x1 निकालना होता तो 1 - x2 कर देते। लेकिन कह रहा है अगर बहुत सारे विलेय पदार्थ मिले हों तब क्या होगा? तो बहुत सारे अगर मिले होंगे तो जिस विलयन में कई अवाष्पशील, ध्यान दीजिए अवाष्पशील जो भाप न बनाए, अवाष्पशील विलेय होते हैं उसके वाष्प दाब का अनुमान विभिन्न विलेयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि विभिन्न है तो जितने भी हैं उनके मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन को योग पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि नाम ही अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर। तो समीकरण 1.24 को इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार से कि जितना निकालना है वो बटे यहाँ पर
वाष्प दाब में अवनमन बटे शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब बराबर, अब डेल्टा P1 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये चीज तो वही लग दिया P10 माइनस P1 अपान P10 इक्वल टू x2। ये किसके बराबर हो गया? x2 के, क्योंकि x2 बराबर 1 माइनस x1 है। अब यहाँ पर देखिए x2 बराबर जब किया तो इसका मतलब ये इधर गया होगा, तो ये इधर, ये वाला इधर चला गया है और डेल्टा P1 की जगह ये लिख दिया है, बस इतना फर्क है। तो ये x2 निकालने का, तो कुल मिलाकर के जितना अवनमन हुआ है वो बटे उसका शुद्ध अवस्था में कितना वाष्प दाब है बराबर। अब अवनमन के लिए जितना शुद्ध अवस्था में है, और चूंकि विलेय जब मिला दिया जाता है तो घटता है, तो इसका मतलब पहले वाला ज्यादा रहा होगा। अवनमन का मतलब ये कि पहले ज्यादा रहा होगा, अब घट रहा है, तो ज्यादा में कम घटाएंगे बटे जो प्रारंभ में था वो, तो ये आ जाएगा x2। अब देखिए कह रहा है कि पहले ही बताया जा चुका है कि समीकरण में बाईं ओर लिखा गया पद वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है, यानी ये हमारा डेल्टा P जो है डेल्टा P अपान P10 था, जो वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अतः उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो P10 माइनस P1 अपान P10 इक्वल टू x2 था, तो x2 को अगर लिखना हो तो x2 के मोल बटे टोटल मोल, तो x2 के मोल को n2 कह दिया है अपन टोटल मोल। विलेय और विलायक दो हैं तो एक का n1 मान लिया, एक का n2, चूंकि x2 बराबर n2 बटे n1 प्लस n2। अब यहाँ n1 और n2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोल अंश हैं, मोलों की संख्या है। यहाँ पर n1 तथा n2 विलेय, n1 विलायक और n2 विलेय के मोलों की संख्या है, थोड़ा उल्टा लिखा है। n2 जो भी हो कुल मिला के एक विलेय है एक विलायक। तो तन विलयन के लिए क्या होगा? जो बहुत डाइल्यूट विलयन हो, तो तन विलयन का मतलब है कि विलायक बहुत ज्यादा उसमें हल्का सा विलेय है, तो इसका मतलब कि अगर विलायक हमारा n1 है तो n1 बहुत ज्यादा है n2 से, n1 बहुत ज्यादा है n2 से, तो अतः n2 को हर में से छोड़ देने पर, अब देखिए यहाँ पर n2 जो है ये विलेय है, n2 विलेय है और n1 हमारा विलायक है, क्योंकि विलेय के मोल अंश के बराबर वाष्प दाब का अवनमन। ध्यान दीजिए, विलेय के मोल अंश के बराबर, विलेय विलायक नहीं, तो विलेय के मोल अंश के बराबर है, तो विलेय अपान विलेय, विलायक प्लस विलेय। तो यहाँ पर देखिए चूंकि तन विलयन है, तन विलयन का मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है, यानी उसको नकारा जा सकता है, इतनी कम है कि छोड़ भी दें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए n2 को हर से छोड़ देने पर, क्योंकि n1 बहुत ज़्यादा है n2 से, तो n2 को हर से छोड़ देंगे अगर, तो P10 माइनस P1 अपान P10 इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1 0। ये n2 को हर से छोड़ देंगे, तो n2 को हर से छोड़ देंगे तो ये n1 होगा, n1 0 नहीं, ये देखिए n1 होगा, n1 0 गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए, ये n1 0 लिख दिया, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या है, P10 माइनस P1 अपान P10, तो ये हो जाएगा, अब n2 n बराबर W बाई m होता था, तो n2 है तो W2 बाई m2, और ये n1 है तो उलट जाएगा, तो m1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे चला आएगा। यहाँ W और W2 तथा m1 और m2 क्रमशः विलायक और विलेय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान,
W हमारी मात्रा है ये विलायक की और W1 विलेय की, और इसी प्रकार जो है क्या है M1 और M2 जो है वो विलायक और विलेय की मोलर द्रव्यमान है। अब देखें समीकरण 1.28 से जो निकल के आया है, में उपस्थित अन्य सभी मात्राएं ज्ञात होने पर विलेय के मोलर द्रव्यमान M2 को परिकलित किया जा सकता है। तो ये समीकरण एक तरह से हमारे पास आ गया है, इससे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे तो बड़े अच्छे से हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। शुद्ध है, देखिए शुद्ध रूप में मतलब P0 कह रहा है। अब 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया। देखिए अवाष्पशील पदार्थ 0.5 ग्राम है और बेंजीन कितना है 39 ग्राम है। इसका मतलब कम वाला विलेय होता है, ज्यादा वाला विलायक होता है। तो ये विलेय है, ये विलायक है। और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना दे दिया 78 ग्राम में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। पहले देखिए 0.850 बार था, अब घट गया 0.005, कितना हो गया 0.845 बार हो गया। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठोस यानी अवाष्पशील अनापघट्य यानी विलेय का कह रहा है मोलर द्रव्यमान कितना है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी P10, शुद्ध वाले में 0 लिखते हैं, 0.850 बार हो गया। अब क्या कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, यानी P कितना है 0.845 बार हो गया। अब देखो बेंजीन जो है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना है 78 ग्राम प्रति मोल है, तो यह मोल लिख दिया। और ये जो W2 है ये विलेय का द्रव्यमान है और W1 जो है हमारा विलायक यानी बेंजीन का द्रव्यमान है। तो सारी चीजें हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। अब फार्मूला लगा देंगे समीकरण 1.28 में मान रखने पर। तो समीकरण 1.28 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला लिख लिया। तो P10 माइनस P1 अपान P10 इक्वल टू W2 अपान W1 इंटू M1 अपान M2। तो ये जो 1 है ये सब विलायक का है और 2 जो है विलेय का है, 2 जो है विलेय का है। तो जितना 1 वाला है वो विलायक का है यानी सॉल्वेंट का है और 2 वाला विलेय का है। तो P10 हमारा कितना है 0.850 बार है और P1 कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए P1 लिखना चाहिए था। सब यही मिस्टेक करते हैं हिंदी वाली बुक वाले। P1 होना चाहिए था। तो ये P1 विलायक का वाष्प दाब है जब विलेय मिला दिया गया, और ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, ध्यान दीजिए। तो शुद्ध अवस्था में ये है जब विलायक नहीं मिलाया गया था अरे वो विलेय नहीं मिलाया गया था, और विलायक के ये वाष्प दाब है जब विलेय मिला दिया गया था P1। तो ये हो गया हमारा -0.845 बार अपान ये P10 हो जाएगा 0.850 बार इक्वल टू W2 हमारा क्या है विलेय यानी सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम रख दिया, इंटू M1
यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो विलायक क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का 78 ग्राम है तो 78 रख दिया अपान। विलेय का निकालना है तो M2 निकालना है। और विलायक का द्रव्यमान कितना लिया गया था? 39 ग्राम। तो 39 रख दिया। तो ये सॉल्व करने पे M2 आ गया हमारा 170 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे आ जाता है क्वथनांक का उन्नयन। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और यहाँ पर लिखा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो विलायक शब्द इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हमने विलेय मिला दिया यानी सोल्यूट डाल दिया तो हकीकत में तो विलयन हो गया, तो इसलिए इन बातों का नहीं मतलब है। अब देखिए, बात है कि यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, लेकिन आगे विलायक के हिमांक का अवनमन है। आपेक्षिक शब्द हट गया है, तो डेल्टा पी जो था वो वाष्प दाब में केवल है, लेकिन अब जब क्वथनांक की बात हो रही है तो विलायक के हिमांक का अवनमन, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है। तो इसको पहले पढ़ने के लिए बोला है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, जबकि वहाँ हमको पढ़ा रहा है दूसरे नंबर पे, तो उसी को पढ़ लेते हैं। तो कुल मिला के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन था, जबकि क्वथनांक का उन्नयन है। इसमें अपेक्षिक शब्द नहीं लिखा, यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने वाले टेम्परेचर का ऊपर बढ़ जाना। यानी पहले अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी कोई चीज़ उबलती थी, जैसे मान लो पानी ही ले लिया जाए, अब उसमें नमक मिला दिया गया तो नमक के अणु वाष्पशील नहीं है, तो अब क्या होगा कि पानी ज़्यादा तापमान पर उबलेगा। तो वही कह रहा है क्वथनांक का उन्नयन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का बढ़ जाना यानी उन्नयन। तो इसको देखते हैं। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। जैसे बात है कि ताप बढ़ाएंगे तो ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो सतह के अणु हैं वो ऊर्जा लेकर के ज़्यादा मात्रा में उड़ेंगे तो भाप ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी तो बीकर में दाब ज़्यादा लगेगा। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। यह उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक चीज़ ये समझिए कि द्रव का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, और कोई भी द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है, तभी वो उबलेगा, उसके पहले नहीं उबलेगा। उसका कारण है उसी प्रकार से जैसे जो क्रिया प्रतिक्रिया में हम लोग किसी पिंड को मेज पे रखते थे तो जितना बल लगा, भार नीचे की ओर लगता था उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगता था। तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह है कि कोई भी अगर हमको द्रव को उबालना है तो उसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तभी वो उबलना शुरू करता है। तो उदाहरण के लिए जल, जैसे जल 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार यानी 1 वायुमंडल है। ये उदाहरण दे करके हमको बता रहा है। तो ध्यान दीजिए कि कोई पदार्थ तभी उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर होता है। हमने पिछले खंड में जाना कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति से विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, पढ़ चुके हैं। क्यों कम हो जाता है वो भी हमने बता दिया। चित्र 1.7 शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। चित्र भी देख लिया। उदाहरण के लिए सुक्रोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम होगा।
क्योंकि शुद्ध जल का ये वाष्प दाब है, तो जाहिर सी बात है उसमें सुक्रोज यानी विलेय मिलाया जा रहा है जो अवाष्पशील है, तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक यानी जल के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब 1.013 बार तक बढ़ाना पड़ेगा। अतः किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया जाता है के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये सब देखिए समझा दिया हमारा, तो ये समझने वाला भी अंडरलाइन करना जरूरी है, इससे जो है आपको पता चलेगा। ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, फिर नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया जाता है कि क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जैसा चित्र 1.17 में दिखाया गया है। चित्र 1.17 देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं चित्र 1.17। तो देखिए विलयन का वाष्प दाब वक्र, तो वाष्प दाब का वक्र है यानी कर्व है। देखिए विलायक का ऊपर है और विलयन का नीचे है। देखिए तो वही कह रहा है कि विलयन का वाष्प दाब वक्र शुद्ध जल के वाष्प दाब वक्र के नीचे है। विलयन का देखिए नीचे है, ये ऊपर है, नीचे है। आरेख दर्शाता है कि डेल्टा टीबी विलयन में विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है। जो डेल्टा टीबी है वो विलयन में विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है, यानी डेल्टा टीबी है। यही विलायक का विलयन में विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं कि ये जो इस पर वाष्प दाब दिया गया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तापमान दिया गया है वो भी केल्विन पे। हमेशा तापमान केल्विन में ही लिया जाता है क्योंकि गणना करने में आसानी रहती है। तो केल्विन में तापमान दे दिया, इधर वाष्प दाब दे दिया है। अब देखिए अगर हम इसको सही से समझें तो पहले उबलने का, पहले जो उबलता था तो यहाँ से ये दूरी कम है, यानी क्योंकि ये एक्स एक्सिस तापमान को बताती है तो यहाँ से ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से ये दूरी कम है। इसका मतलब तापमान कम है क्योंकि दूरी तापमान के समानुपाती होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने तापमान लिया है तो जो दूरी होगी वही तापमान है। तो तापमान, इसका मतलब ये दूरी कम है तो तापमान कम है। अब देखिए ये विलायक के लिए, मतलब विलायक कहने का मतलब ये है कि 1 एटीएम वातावरण के प्रेशर या 1.013 बार वातावरण प्रेशर कम तापमान पर प्राप्त कर लेता था। ये देखिए डॉट डॉट लाइन 1 एटीएम पर है, यानी वायुमंडल के दाब पर है, तो कम तापमान पर ग्रहण कर लेता था। अब क्या हुआ, जब विलयन बना दिया गया यानी उसमें सॉल्यूट डाल दिया गया, विलेय डाल दिया गया, तभी तो विलयन बनेगा। विलायक में विलेय डालोगे तब विलयन बनेगा। तो जब विलयन बन गया यानी जब विलेय डाल दिया गया विलायक में, तो अब देखिए ज्यादा तापमान देना पड़ रहा है, तब वही 1 एटीएम का टेम्परेचर, 1 एटीएम का प्रेशर ग्रहण कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि विलेय मिला देने पर, अवाष्पशील विलेय मिला देने पर अब ज्यादा तापमान पर उबल रहा है, क्योंकि वातावरण के ताप पर ही उबलता है। तो चाहे कह दें कि ज्यादा तापमान पर उबलता है, चाहे ये कह देंगे कि ज्यादा तापमान पर वातावरण के दाब के बराबर हो पाता है। तो वही कह रहा है कि जैसा चित्र 1.7 में दिखाया गया है, वाष्प दाब के अवनमन के समान ही क्वथनांक का उन्नयन भी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो यहाँ भी देखिए सिद्ध हो गया कि वाष्प दाब का अवनमन के समान ही क्वथनांक का उन्नयन भी अणुओं की संख्या पर निर्भर है, विलेय के, ध्यान दीजिए, और वो भी अवाष्पशील विलेय लिखना चाहिए था। अवाष्पशील विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में विलयन
1 वायुमंडलीय दाब पर 373.52 केल्विन पर उबलता है, ये बता रहा है। यदि TB0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है और TB विलयन का क्वथनांक है तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB0। जाहिर सी बात है कि बाद वाला ज्यादा है TB विलयन का, तो हम ज्यादा में ही हमेशा कम घटाते हैं तो अंतर पता चलेगा। तो ज्यादा जो है उसमें से कम वाले को घटा दिए तो डेल्टा TB आ गया कि क्वथनांक का उन्नयन कितना होगा। प्रयोग दर्शाते हैं कि तन विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। विलेय की, ध्यान दीजिए, विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती, यानी डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल m। मोलल, ध्यान दीजिए, मोलल ना कि मोलर। मोलर नहीं है, मोलल है। मोलरता क्या होती थी? मोलरता होती थी कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, और मोललता क्या होती थी? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। 1 में विलयन है और आयतन में लिया गया है, और मोललता में विलायक है और किलोग्राम में लिया गया है, तो मोलल सांद्रता कह रहा है। ध्यान दीजिए, अब देखिए वो चीज यहां लिख भी दी है। तो अब जब हम इसको समानुपात के चिन्ह को हटाएंगे तो ये आ जाएगा KB, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB m आ जाएगा। यहाँ m मोललता यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या है, तथा KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, यानी एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, मोललता है क्योंकि विलायक में हम विलेय को मिला रहे हैं, तो विलायक का द्रव्यमान लिया गया है, पूरे विलयन का नहीं। अब KB की इकाई किलो जूल प्रति मोल है। ध्यान दीजिए, KB की इकाई किलो जूल प्रति मोल है। कुछ प्रचलित विलायकों को के KB का मान 1.3 में दिया गया है। यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय के W2 ग्राम W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोललता M निम्न पद द्वारा व्यक्त की जा सकती है। अब देखिए, यहीं से समीकरण हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा जो है विलायक को M1 से लिख रहा है, M1 W1, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा ये चीज। या अब देखो, मोललता का मान रखने पर, तो अगर मोललता का मान रख दें तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1000 W2 बटे M2 W1 हो जाएगा। मोललता का मान रखने पर, क्योंकि डेल्टा TB इक्वल टू KB m है, तो m की जगह KB की m की जगह ये पूरा उठा के रख दिया यहाँ पे, तो M2 आ गया 1000 गुणे W2 गुणे KB बटे डेल्टा TB इंटू W1। ये चीज हो गया। अतः विलेय के मोलर द्रव्यमान M2 का मान निकालने के लिए उस विलेय की एक ज्ञात मात्रा को ऐसे विलाय की ज्ञात मात्रा में विलीन करके डेल्टा TB का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए KB का मान ज्ञात हो। तो अगर KB का मान ज्ञात हो तो हम लोग M2 का मान या डेल्टा TB का मान निकाल सकते हैं, जो भी चाहें इन फार्मूलों से। तो डेल्टा TB बराबर 1000 W2 KB अपान M2 इंटू W1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये वाला मेन है, ये इसी से सारी चीज़ें आ जाएंगी इसी में। ये केवल M2 डेल्टा TB इधर उधर हो रहा है बस, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। आप देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो कह रहा है एक सासपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए KB का मान 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज दे दिया है 18 ग्राम। अब देखिए ग्लूकोज क्या है हमारा, विलेय है। पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि ये कम है 18 ग्राम, ये 1 किलोग्राम। ज़्यादा वाला विलायक, कम वाला विलेय होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा विलेय है। तो विलेय के मोलों की संख्या यूज करना है। तो विलेय के मोलों की संख्या निकाल लिया। तो भार बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान 18 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इसको निकाल लीजिए। सी के सी है और 12 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6, तो आ जाएगा 180 करके निकाल लीजिए। और भार इसके रखना है, मोलर द्रव्यमान जिसको कहते हैं। तो ये आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब विलायक की किलोग्राम में मात्रा कितनी है, 1 किलोग्राम। अब देखिए, इसलिए ग्लूकोज के विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी। मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम हमारा ये विलायक है, इसमें कितने विलेय के मोलों की संख्या है, 0.1। तो यही मोललता हो जाएगी। तो इसलिए ग्लूकोज के विलयन की मोललता कितनी हो गई, 0.1 मोल प्रति केजी, जैसा समीकरण 1.9 में अब दिखाया गया है। तो 1.9 के हिसाब से क्या है, जल के लिए क्वथनांक में परिवर्तन डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम। ये डेल्टा है, काफ़ी गलत लिखा है हिंदी वाले में। तो ये आ जाएगा, KB का मान दिया है 0.52 है जल के लिए। तो KB इक्वल टू आ गया इतना, गुणे M, मोललता इतनी आई है तो 0.1, तो ये आ गया 0.052 केल्विन। इतना जो है वाष्प क्वथनांक में उन्नयन होगा। चूंकि 1.013 बार दाब पर जल, अब देखिए इतना जो है ये डेल्टा TB है, ध्यान दीजिए। क्वथनांक में उन्नयन हमसे पूछा क्या गया है, जल किस ताप पर उबलेगा। तो इतना तो ऊपर उठ जाएगा, इतना केल्विन और बढ़ जाएगा। मतलब पहले इतने पे उबलता था, दाब इतने था, इतने केल्विन पर जल का 373.15 केल्विन पर। तो अब इतना और बढ़ जाएगा, इतना इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो जो टेम्परेचर होगा उस पे अब उबलेगा। तो कह रहा है जल किस ताप पर उबलेगा। तो ध्यान दीजिए, गलती हो जाती है, हम लोग वाष्प क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB को ही आंसर मान के लिख के चले आते हैं, जबकि कह रहा है जल किस ताप पर उबलेगा। तो किस ताप पर उबलेगा, तो जो ऊपर उठा है, उन्नयन हुआ है, उसको जितने पे उबलता था उस पे जोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि अब किस ताप पर उबलेगा। तो वही कह रहा है, चूंकि 1.013 बार दाब पर जल 373.15 केल्विन पर उबलता है, अतः विलयन का क्वथनांक अब कितना होगा, जितने पे पहले उबलता था उसमें इसको जोड़ दिया जाए तो अब जो तापमान आएगा अब उस पे उबलेगा। तो 373.15 प्लस 0.052 बराबर 373.202 केल्विन होगा। तो जाहिर सी बात है, पहले जितने तापमान पर उबलता था अब ज्यादा तापमान पर उबल रहा है, इसका मतलब क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील है ध्यान दीजिए, को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, ध्यान दीजिए विलयन का क्वथनांक बढ़कर, जो अभी हमने जोड़ के निकाला है वो बढ़ के 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान सीधा फार्मूले लगाना। और बेंजीन के लिए KB का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब देखिए हमको बढ़ा हुआ क्वथनांक बता दिया, तो इसका मतलब कि विलायक जब अकेला था तो जितने पे उबलता था उसमें से इसमें से उसको अगर घटा दिया जाए तो उन्नयन कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट में वो निकल आएगा, क्योंकि फार्मूले में हमारे डेल्टा TB है। तो देखिए बेंजीन का शुद्ध क्वथनांक कितना है, अब उबल रहा है इतने पे, तो डेल्टा TB कितना है, जितना बढ़ा है उसमें से प्रारंभ वाला घटा दे, जितना अकेले में था। तो 354.11 माइनस 353.2
3 केल्विन घटा दिया तो आ गया डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना ऊपर चला गया। तो जितना प्रारंभिक था अंत में जितना गया तो अंत वाले में प्रारंभिक वाला घटा दिया, तो ये आ गया 0.88 केल्विन। अब देखिए समीकरण 1.33 से मान रखने पर, अब समीकरण 1.33 से केवल मान रख देना। तो यहाँ पर देखिए m2 बराबर 1000 W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W1, ये फार्मूला था, तो सब मान रख देंगे। तो m2 इक्वल टू 1000 है तो 1000 का गुणा कर दिया, W2 मतलब विलायक का है, कितना है बेंजीन का, बेंजीन विलायक है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। KB की वैल्यू तो KB की वैल्यू रख दिया, अपॉन डेल्टा TB कितना है 0.88 केल्विन इंटू W1 मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना है 1.80 अवाष्पशील विलेय। तो यहाँ पर देखिए W1 ग्राम विलायक है, तो ये W1 हमारा विलायक है, इसको ध्यान देना है। ये 1 और 2 में कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, तो कुल मिला के विलायक है नीचे वाला। तो विलायक हमारा कितना है, विलायक बेंजीन है 90 ग्राम है तो 90 ग्राम कर दिया, तो ये आ गया 58 ग्राम प्रति मोल। अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा m2 बराबर 58 ग्राम प्रति मोल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आ जाता है हिमांक में अवनमन, हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।